मित्रों नमस्कार। जबरदस्त टॉपिक है अधिगम के प्रकार। हम इससे पहले वीडियो में आपको अधिगम की परिभाषा बता चुके हैं। आपको इस वीडियो के अंत में यहाँ पे नजर आएगा वो वीडियो जो अधिगम की परिभाषाओं वाला है, वो भी देख सकते हैं और आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट पे जाकर के भी देख सकते हैं। ठीक है, शिक्षक भर्ती की प्लेलिस्ट बनी है। अगर आप मेरा साथ दे रहे हैं तो ये मनोविज्ञान हम पे आप छोड़ दो। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस, कैसे लग रही है हमारी भाषा और कैसे लग रहे हैं हमारे नोट्स। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अधिगम के प्रकार। तो अधिगम मुख्यतः 3 प्रकार का होता है और ये 3 प्रकार हैं आपका गामक अधिगम, प्रतिबोधनात्मक अधिगम और संकल्पनात्मक अधिगम। अब आप सोचेंगे कि गामक अधिगम क्या है, प्रतिबोधनात्मक अधिगम क्या है और संकल्पनात्मक अधिगम क्या है। गामक अधिगम शारीरिक क्रिया से संबंधित होता है, प्रतिबोधनात्मक अधिगम संप्रत्यय से संबंधित होता है और संकल्पनात्मक अधिगम कल्पना से संबंधित होता है। चलिए इनको हम बारी बारी से एक एक करके तीनों अधिगम को के प्रकारों को हम पढ़ते हैं। अभी जो गामक अधिगम है, इस गामक अधिगम को हम इस प्रकार देखते हैं, शारीरिक क्रिया से संबंधित होता है। देखो गामक या यांत्रिक अधिगम, तो जो गामक होता है, गामक का मतलब है शारीरिक क्रिया से संबंधित। जो भी हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं वो सब गामक अधिगम के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहे जहां पे अच्छा लगे। शारीरिक क्रिया से संबंधित होता है, अनुकरण विधि द्वारा यह अधिगम होता है और ये अधिगम की उपयुक्त आयु जो है वो शैशवावस्था है। गामक अधिगम जो है शैशवावस्था में ही होता है। ठीक है, तो गामक अधिगम शैशवावस्था में होता है। इसकी 3-4 पॉइंट आपको याद करने हैं कि गामक अधिगम आखिर कौन सा है। देखो, एक तो शारीरिक क्रिया से संबंधित होता है, ठीक है, और दूसरा आपका अनुकरण विधि द्वारा होता है, अनुकरण करके बच्चा सीखता है। और चौथी बात यह है कि शैशवावस्था में होता है। गामक अधिगम किस अवस्था से संबंधित है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यह गामक अधिगम का माध्यम क्या है, तो अनुकरण द्वारा होता है। ठीक, तो ये समझ गए। दूसरा अधिगम का प्रकार है प्रतिबोधनात्मक अधिगम। अब बोध माने बोध कराना, प्रतिबोधनात्मक बोध कराना यानी कि बार बार उस किसी चीज का याद कराना, बोध कराना, उसको संज्ञान में उसके प्रदान करना, संप्रत्यय बनाना उसके मस्तिष्क में। तो प्रतिबोधनात्मक अधिगम का उपयुक्त समय है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में ये अधिगम होता है, यानी बालक जब बाल्यावस्था में होता है एक बालक, तो उस बालक को प्रतिबोधनात्मक अधिगम के द्वारा अधिगम कराया जाता है। यानी कि उसको प्रतिबोधनात्मक अधिगम वहाँ पर वो करता है। जब बाल्यावस्था एक मनुष्य की होती है तो वहाँ पे प्रतिबोधनात्मक अधिगम करता है वो। संप्रत्यय से संबंधित होता है। अब आप पूछेंगे संप्रत्यय क्या है। संप्रत्यय एक संकल्पनात्मक एक इमेज होता है। ठीक है, इमेज, संप्रत्यय एक इमेज है, वो आप उसी से समझ लीजिए। संप्रत्यय एक इमेज बनाना, ठीक है, किसी चीज़ को क्रिया के आधार पे करके सीखना, त्रुटियों से सीखना, ये सब क्या है, संप्रत्यय से संबंधित ये अधिगम है, प्रतिबोधनात्मक अधिगम। और भूल विधि पर आधारित होता है। ये बार बार भूलना, फिर उसको बार बार क्रियाएं करना, तो इस प्रकार ये अधिगम हो जाता है। अब तीसरा अधिगम आपका है प्रकार संकल्पनात्मक अधिगम। संकल्पनात्मक, जैसा कि नाम से ही आपको अनुभूत हो रहा, संकल्पना यानी कि कल्पना से संबंधित ये अधिगम होता है। ये अधिगम कल्पना से संबंधित है। किशोरावस्था सबसे उपयुक्त इसका समय है, यानी कि किशोरावस्था में ही ये अधिगम होता है। ये अधिगम मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में विषय वस्तु का निर्माण करके ये अधिगम होता है। सूझ विधि द्वारा ये अधिगम होता है, क्योंकि वो बालक वहाँ पे सीख लेता। तो अधिगम के ये 3 प्रकार थे। अब अधिगम की कुछ विशेषताएं भी हम समझ लेते हैं। अधिगम क्या होता है, एक तो सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया लेकिन नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अधिगम क्या नहीं है, तो अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार का अधिगम हो सकता है।
कई प्रकार की विधियां सम्मिलित होती हैं। व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती है ये प्रक्रिया अधिगम। यानी अधिगम जन्म से लेकर मृत्युपरांत तक चलता रहता है। अंत में शुरुआत में आदमी जन्म लेते समय सीखना प्रारंभ करता है, रोना प्रारंभ करता है, रोना सीखता है, इसके बाद चलना सीखता है, खाना सीखता है। धीरे धीरे वो मृत्यु जब होती है तो वो मरना सीख लेता है, तो मृत्युपरांत भी वो कुछ सीखता सिखाता चला जाता है। इसमें अध्यापक, परिवार, मित्र मंडली आदि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि अध्यापकों का साथ हो, परिवार का साथ हो, मित्र मंडली का साथ हो, तो अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका इन चीज़ों की है। और जब ये साथ होते हैं तो अधिगम अच्छा होता है। अधिगम सर्वांगीण विकास, अधिगम से सर्वांगीण विकास संभव होता है। तो ये कुछ विशेषताएं अधिगम की थी। फिलहाल मित्रों इस वीडियो में इतना ही। आगे हम आपको विस्तार रूप से हर एक चीज़ की पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताइए, इससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस प्रदान करें। इसमें भी एक पॉइंट आपको गलत नहीं मिलेगा, जो भी लिखा गया है विद प्रूव्ड है।